हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए अपने वक्त की सबसे हॉरर फिल्म की कहानी लेकर आया हूँ। इस मूवी को देखकर बहुत से कमजोर दिल लोग जान से गए। एग्जॉर्सिस्ट 1973 में रिलीज हुई और ये एक सच्चे वाकया पर मबनी कहानी है। रोलन डू एक 12 साल लड़का था जिसे खतरनाक डीमन ने पोजेस कर लिया था और ये उसी की कहानी है। इस फिल्म के कुछ सीन इराक के रेगिस्तान में भी शूट किए गए, लेकिन खौफनाक फैक्ट्स ये हैं कि वहाँ फिल्म मेकिंग टीम के साथ खौफनाक वाकयात पेश आए। कई लोग जख्मी हुए और कई मारे गए। फिल्म 4 मिलियन बजट में बननी थी, लेकिन 12 मिलियन डॉलर्स तक खर्चा आ गया। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद भी ये फिल्म रिलीज हुई और 1973 के दौर में 428 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस किया, यानी आज के 2000 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा। वजह यही है कि ये कहानी असली वाकयात पर मबनी है, खौफनाक वाकयात पर मबनी। तो चलें आपको इस मूवी की कहानी सुनाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि इराक के एक सिटी में एक जगह पर बहुत ज्यादा लोग खुदाई कर रहे हैं। वहाँ से उन्हें काफी पुरानी चीजें भी मिलती हैं। वहाँ फादर मैरन भी हैं जो खुदाई कर रहे हैं। उन्हें वहाँ से एक स्टैचू भी मिलता है जो कि पेजुजू डीमन का है। ये डीमन कोई अच्छा नहीं है बल्कि बुरा है। ये गर्मियों में शदीद गर्मी लाता है और फसलों के मौसम में टिड्डियों का हमला करवाता है, कहर सजा करके लोगों को परेशान करता है। फादर मैरन जब वहाँ से थोड़ी दूर जाते हैं तो उन्हें एक और स्टैचू नजर आता है जो कि उसी पेजुजू डीमन का है। वहाँ लोग बताते हैं कि लमेस्टू डीमन पेजुजू से भी ज्यादा बुरा है। यह मदर्स और बच्चों को दूर करता है और बाद में इन बच्चों का खून पीता है। लोग इस क्रूर डीमन से बचने के लिए पेजुजू डीमन का साथ देते हैं। मैरिन फादर को 2 डॉग्स नजर आते हैं जो कि इस बात का इशारा है कि दोनों डीमंस फाइट कर रहे हैं। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जिसकी एक 12 साल की बेटी है जिसका नाम रीगन है। इस लेडी का नाम क्रिस है। क्रिस एक एक्ट्रेस है और डायरेक्टर ब्रूक के साथ एक फिल्म में काम कर रही है। क्रिस फेमस एक्ट्रेस है। वो घर आती है और अपनी बेटी रीगन के साथ खेलती है। दोनों माँ बेटी बहुत खुश हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्रिस की सेपरेशन हो चुकी है। रीगन और क्रिस खेल रही होती हैं। क्रिस को रीगन के टेबल पर एक बोर्ड नजर आता है। वो इस बोर्ड को उठा लेती है और रीगन से उसके बारे में पूछती है। वो बताती है कि मैं इस बोर्ड के साथ खेलती हूँ। क्रिस कहती है कि इस गेम को अकेले नहीं खेलते, तो रीगन जवाब देती है कि मैं अकेले नहीं खेलती बल्कि कैप्टन हाउडी के साथ खेलती हूँ। क्रिस को लगता है कि उसकी बेटी मजाक कर रही है, इसलिए वो कैप्टन हाउडी के बारे में उससे नहीं पूछती। क्रिस अपनी बेटी को कहती है कि आज मेरे साथ ये गेम खेलो। जब वो खेलना शुरू करती है तो बोर्ड का पॉइंटर क्रिस से दूर हो जाता है। वो अपनी बेटी से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ खेलना नहीं चाहती। वो कहती है कि कैप्टन हाउडी नहीं चाहते कि मैं आपके साथ ये गेम खेलूं। वो इस बात को नोटिस करती है और मजाक में टाल देती है। रात को क्रिस और रीगन अपने अपने रूम में सो रही होती हैं। आधी रात को क्रिस को किसी की कॉल आती है। वो उठ जाती है तो देखती है कि रीगन उसके पास सो रही है। वो रीगन से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों सो रही हो, तो वो बताती है कि मेरा बेड जोर जोर से हिल रहा था, इस पर सोना मुश्किल था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। क्रिस को लगता है कि शायद रीगन ने कोई बुरा ड्रीम देखा है। वो इस बात को भी इग्नोर कर देती है। फिर उसे अपने घर के एक लॉक्ड रूम से आवाजें आती हैं। वो अपर फ्लोर पर चेक करने जाती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। वो अपने सर्वेंट कॉल को कहती है कि यहाँ चूहे होंगे। वो कहता है कि यहाँ चूहे नहीं हैं। इन आवाजों को क्रिस पहले भी सुन चुकी थी, लेकिन वो इस बात पर गौर नहीं करती कि चूहे भी नहीं हैं, तो फिर आवाजें किस चीज की हैं वो इग्नोर कर देती है। रीगन का बिहेव दिन ब दिन अग्रेसिव हो रहा था। क्रिस उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर रीगन का चेकअप करते हुए बताता है कि इसकी नर्व इफेक्ट हुई है, जिसकी वजह से ये ऐसी हो रही है और कुछ टाइम बाद उसे डिप्रेशन हो जाएगा। चेकअप के दौरान रीगन डॉक्टर के साथ बहुत मिसबिहेव करती है। क्रिस डॉक्टर को कहती है कि मेरी बेटी को ऐसी कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर कहता है कि शायद आप दोनों की सेपरेशन की वजह से रीगन मेंटली अफेक्ट हुई है। नेक्स्ट सीन में हम फादर कैरिस को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान है, अपनी मदर के पास जा रहे हैं। उनकी मदर एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उनका पांव फ्रैक्चर है। वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करने देती और हॉस्पिटल में ही उनकी डेथ हो जाती है। कैरिस बहुत दुखी हो जाता है कि उसने अपनी मॉम का इलाज एक अच्छी हॉस्पिटल में नहीं करवाया क्योंकि वो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब हम देखते हैं कि क्रिस के घर पर एक पार्टी हो रही है। वो उसके दोस्त और बाकी लोग आते हैं। रीगन अपने रूम में होती है। वो नीचे आती है और उसके गेस्ट से कहती है कि मेरी डेथ इस घर के ऊपर वाले रूम में हुई है और उसी के साथ उसका यूरिन भी निकल जाता है। ये बात क्रिस के लिए शर्मिंदगी का बायस थी, तो वो रीगन को वॉशरूम में ले जाती है और नहलाकर सुला देती है। क्रिस उसके रूम में चली जाती है तो रीगन का बेड जोर जोर से हिलने लगता है और वो बहुत ज्यादा चीखती है। क्रिस रीगन की आवाज सुनकर उसके रूम में आती है तो देखती है कि उसके बेड जोर जोर से हिल रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। नेक्स्ट डे क्रिस रीगन को हॉस्पिटल ले जाती है और डॉक्टर उसके टेस्ट करते हैं। रीगन बहुत तकलीफ से गुजरती है, लेकिन सब टेस्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं। रीगन फिर से हवा में उछलना शुरू हो जाती है। डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है। सब डॉक्टर्स मीटिंग करते हैं और उसको एडवाइस करते हैं कि वो रीगन का मेडिकल ट्रीटमेंट छोड़ दे और किसी फादर से एक्सोर्सिज्म करवाए।
क्रिस जब घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसके डायरेक्टर की डेथ हो गई है और वो ऊंचाई से गिरे हैं। क्रिस को लगता है कि शायद अल्कोहल पीने की वजह से डेथ हुई है। क्रिस जब घर के अंदर आती है तो ये देखकर डर जाती है कि रीगन उल्टी होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। उसके मुंह से ब्लड भी निकल रहा है। ये बहुत ही खौफनाक सीन था। ब्रूक की डेथ के सिलसिले में कमिश्नर विलन फादर कैरिस के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि ब्रूक की जब डेथ हुई थी तो उसकी नेक पीछे की साइड मुड़ी हुई होती है। ये ब्लैक मैजिक का साइन था या किसी डीमन ने ब्रूक को मारा है। कमिश्नर फादर कैरिस को इस केस में हेल्प करने का कहते हैं। फादर कैरिस मान जाते हैं। कमिश्नर विलन ब्रूक के केस के सिलसिले में क्रिस के पास आते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो क्रिस को बताते हैं कि ब्रूक की जब डेथ हुई तो उसकी गर्दन मोड़ी हुई थी, यानी उसे किसी डीमन ने मारा है। विलियम के वहां से जाने के बाद क्रिस को रीगन के चीखने की आवाज आने लगती है। जब वो रीगन के रूम में जाती है तो देखकर डर जाती है कि रीगन अपने आप को नाइफ मार रही है। रीगन की हालत बहुत बुरी है। क्रिस उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उस पर अटैक करके उसे जख्मी कर देती है। क्रिस के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ सर्वेंट्स भी आ जाते हैं, लेकिन सोफा खुद ब खुद मूव होता है और डोर बंद कर देता है। वहाँ मौजूद अलमारी भी मूव करती है और क्रिस पर गिरने वाली होती है कि क्रिस वहाँ से भाग जाती है और बच जाती है। क्रिस देखती है कि रीगन की नेक खुद ब खुद पीछे की तरफ मोड़ रही है, यानी कि उसे किसी डीमन ने पोजेस किया हुआ है। रीगन ब्रूक की आवाज में क्रिस को कहती है कि तुम्हारी कैरेक्टरलेस बेटी ने मुझे भी मार दिया, यानी इस डीमन ने ब्रूक को भी मारा है। अब क्रिस श्योर हो जाती है कि किसी डीमन ने रीगन को पोजेस किया हुआ है। वो फादर कैरिस के पास जाती है और कहती है कि मेरी बेटी का एग्जॉर्सिज्म करें। पहले तो फादर कैरिस मना करते हैं, लेकिन फिर मान जाते हैं। रीगन हॉस्पिटल में एडमिट होती है। फादर कैरिस उससे मिलने जाते हैं। तब डीमन ने रीगन को बहुत बुरी तरह पोजेस किया हुआ था। रीगन की हालत बहुत ज्यादा खौफनाक थी। फादर जब रीगन से बात करते हैं तो वो डीमन फादर को उनकी माँ की डेथ का ब्लेम करता है। वो फादर के साथ मिसबिहेव भी करती है। फादर सोचते हैं कि रीगन को उनकी मदर की डेथ के बारे में किसने बताया, उसे ये कैसे पता चला। उन्हें लगता है कि डीमन ने रीगन को पोजेस किया हुआ है, लेकिन एग्जॉर्सिज्म से पहले उन्हें चर्च से परमिशन भी लेनी थी और साबित भी करना था कि जिस पर एग्जॉर्सिज्म होगा वो वाकई ही पोजेस है या नहीं, क्योंकि उस वक्त एग्जॉर्सिज्म इलीगल था, क्योंकि इसमें काफी लोगों की जान भी जा चुकी थी, इसलिए चर्च से परमिशन जरूरी थी। क्रिस का फादर को बताना कि ब्रूक की जब डेथ हुई तो उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी और रीगन की बाटी पर लिखा होता है हेल्प मी। इससे फादर भी श्योर हो जाते हैं कि रीगन पोजेस्ड है। फादर रिकॉर्डिंग सुनते हैं जिसमें रीगन फादर मैरिन का नाम ले रही है, जो कि मूवी के स्टार्ट में थे और जिन्हें पोजेजू का स्टैचू मिला था। यहाँ में ये मालूम हो रहा है कि शायद ये डीमन पोजेजू ही है। चर्च में एग्जॉर्सिज्म की परमिशन मिल जाती है, लेकिन फैसला ये होता है कि फादर कैरिस के साथ किसी ऐसे फादर को भेजेंगे जिन्होंने पहले एग्जॉर्सिज्म किए हों, तो वो फादर मैरिन को साथ भेजते हैं। फादर मैरिन और कैरिस जब रीगन के घर आते हैं तो वो बहुत चिल्लाती है। फादर मैरिन जब रीगन की बुरी हालत देखते हैं तो फैसला करते हैं कि एग्जॉर्सिज्म आज ही शुरू करेंगे, क्योंकि इनके पास टाइम कम है। फाइनली एग्जॉर्सिज्म शुरू होता है और वो रीगन के ऊपर होली वाटर फेंकते हैं। रीगन की हालत मजीद खराब होने लगती है। वो चिल्लाती है और अपनी माँ और फादर मैरिन को अब्यूज करती है। फिर ड्रैगन का बेड खुद बहुत ऊपर हो जाता है, लेकिन वो एग्जॉर्सिज्म नहीं रोकते। बेड नीचे आ जाता है और वो डीमन अपने आसपास की चीजों को फेंकने लगता है। वो फादर मैरिन को भी अब्यूज करता है। रीगन के हाथ की सारी पट्टियां खुल जाती हैं और वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है। बहुत मुश्किल से दोनों फादर उस सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। अब फादर कैरिस को वो डीमन बार बार उनकी मदर की डेथ याद करवाकर तकलीफ देता है और कहता है कि वो अपनी मदर की मौत का जिम्मेदार है। उन्हें वहाँ पोजेजू का साया भी नजर आता है। अब फादर कैरिस एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं तो वो डीमन उनकी मदर की आवाज में पूछता है कि उन्हें अपनी मदर की डेथ का जिम्मेदार समझता है। फादर कैरिस को गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हैं। फादर मैरिन उन्हें वहां से जाने का कहते हैं और खुद एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं। जब काफी देर गुजर जाती है तो फादर कैरिस रूम में आकर देखते हैं कि इस डीमन ने फादर मैरिन को मार दिया है। फादर कैरिस को गुस्सा आता है और वो इस डीमन को कहते हैं कि रीगन की बॉडी को छोड़कर उनकी बॉडी में आ जाए। वो डीमन ऐसा ही करता है और रीगन को छोड़कर उनकी बॉडी में आ जाता है। फादर कैरिस अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस करते हैं और विंडो से नीचे कूद जाते हैं। वहाँ बहुत लोग जमा हो जाते हैं। उनका दोस्त वहाँ आता है और उन्हें इस दुनिया से जाने में उनकी हेल्प करता है। रीगन अब नॉर्मल हो चुकी है और उसे कुछ भी याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर वो अपनी मॉम के साथ इस घर को छोड़कर चली जाती है और यहीं पर इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।